नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद मौजूद हैं। दरअसल बीजेपी हेमंत सोरेन की सरकार पे हमलावर है। सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी आक्रामक तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार पे सवाल उठा रही है। आज सदन के अंदर की जो परिस्थितियां निकल कर के आई, अब तक आपको यह जानकारी पहुंच गई होगी। आपको मालूम है कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया है। यह निलंबन कल दोपहर 2 बजे तक के लिए है। इसके साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा, जो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं, वो पाकुड़ दौरे पे थे। क्या कुछ हो रहा है, बीजेपी क्या रणनीति अपना रही है, चुनाव के ठीक पहले इस तरीके से बीजेपी लगातार जो सवाल उठा रही है वो कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। और कल यानी कि मॉनसून सत्र का आखिरी दिन सीएम के भाषण के दौरान क्या बीजेपी के विधायक जो खास करके निलंबित हैं, क्या वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे? ये सारे सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल पांडे जी से ही है। पांडे जी, बड़ी कार्रवाई आज हुई झारखंड के इतिहास में। हालांकि कल से ही अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक घटनाएं भी ही हो रही है। एक तो पहली दफ़ा रात भर विधायक जो है सदन के अंदर रहे, बाद में उनको मार्शल आउट कराया गया, लॉन में लाया गया, और आज स्पीकर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 विधायकों को निलंबित कर दिया। हाँ, कल देर रात फिर उनको लॉन से भी उठा के बाहर कर दिया गया पोर्टिको में, और आज विधायकों का निलंबन हुआ, 18 विधायकों का। दरअसल सत्ता पक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो आचरण है वो विरुद्ध है, जो विधानसभा की परंपराएं हैं उसके विरुद्ध है, जो हमारा नीति है उसके विरुद्ध है। इस तरीके से हाईजैक करने की का काम कर रहे विपक्षी विधायक। इसके बाद स्पीकर ने फैसला लिया और 18 विधायकों को कल 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया है कि कल 2 बजे के बाद वो सत्र में हिस्सा लेंगे। फिलहाल वो लोग बाहर रहेंगे। तो जो जानकारी है, अभी चूँकि हिमंता बिस्वा शर्मा एक बैठक भी कर रहे हैं विधायकों के साथ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, और लगभग यह तय है कि जो विधायक निलंबित किए गए हैं वो भी हेमंत सोरेन के स्पीच के दौरान शामिल हो सकते हैं। सनी, इसको कैसे देखा जाना चाहिए तब जबकि यह बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी कार्रवाई हुआ है, विधायकों को निलंबित कर दिया गया, तब जबकि वो जन मुद्दों को लेकर के जो है परेशान थे, सवाल उठा रहे थे। आपको अगर याद हो, इसके पहले भी इस तरीके की कार्रवाई हुई जब नेता प्रतिपक्ष सदन में गए, उनको चूंकि निलंबित नहीं किया गया, और निलंबन के बाद जब स्थगित कर दिया गया था सदन, फिर से जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष व्यवस्था के तहत खड़े हुए और उन्होंने बाकायदा एक बात कही कि इसी सदन के अंदर जो है जूते भी चले हैं और माइक भी तोड़ी गई, पेपर भी स्पीकर के ऊपर फेंका गया। वो 2016 की उस घटना का याद कर रहे थे जब CNT-SP का विरोध करने के दौरान जो है ये सारी घटनाएं हुई। आपको याद है किन किन विधायकों को निलंबित किया गया? ये उस समय, बिल्कुल उस समय जब विरोध हुआ था तो सिल्ली के विधायक थे अमित महतो, उन्हें निलंबित किया गया था। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को निलंबित किया गया था। पोलिस सोरेन को निलंबित किया गया था और शशिभूषण सामड़ को निलंबित किया गया था। इन विधायकों को निलंबित किया गया था। लेकिन आपका सवाल है कि आज जो निलंबित किया गया इतनी संख्या में, झारखंड के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ इतने विधायकों को निलंबित किया गया। झारखंड के इतिहास में शायद ये भी पहली बार हुआ कि विधानसभा के अंदर 24 घंटे तक लगातार विधायकों का आंदोलन चला, विपक्षी विधायकों का। वेल में जो है 8 घंटे तक डटे रहे और उसके बाद मार्शल आउट किया गया। इसकी विधानसभा अध्यक्ष का जो बयान आया है उससे इसका जवाब मिल सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि अगर व्यवस्था मौन रहती तो इनका मनोबल और बढ़ता। उन्होंने कई बातें कही है, कहा है कि सदाचार समिति जो है इसकी जांच करेगी, जांच रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो महिला मार्शल हैं उनके साथ भी व्यवहार किया गया, अब सब तक कहा गया।
जो विधायक हैं वो वीडियो वायरल किए अंदर का, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अब आगे क्या होगी वो सदाचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये तय होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि विधायकों का नाम लेते हुए कि बाबूलाल मरांडी नहीं थे, अमर बावरी थे, उन दोनों के द्वारा भी किया गया, बिरंची नारायण और भानु प्रताप शाही के तरफ से वीडियो जो है वायरल किया गया। तो कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था अध्यक्ष को दिखा और उसके बाद ये निर्णय जो है लेना पड़ा कि 18 विधायकों को सस्पेंड किया गया। जहाँ तक मुद्दे की बात है वो मुद्दे वही हैं जिन मुद्दों और जिन बातों को हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से ही लगातार पूछा जा रहा था। अब सवाल है कि विधायकों के पास, खास विपक्षी विधायकों के पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन यही है कि ये जो सत्र है चुनाव से पहले आखिरी सत्र है, इस सत्र में वो सरकार से नहीं सवाल पूछे तो किससे पूछे। और आज भी मैं जितने भी निलंबित विधायकों का इंटरव्यू किया उन्होंने यही कहा कि ये तो आखिरी मौका था पूछने का, और हम लोग बस यही चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री अंतिम में बोलकर चुपचाप निकल नहीं जाएं, क्योंकि फिर उनसे पूछने का मौका नहीं मिलेगा, हम लोग चुनाव में चले जाएंगे। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि वो पहले बोले, और ऐसा कई बार हुआ भी है। मुख्यमंत्री इसी सत्र के दौरान कई बार खड़े होकर बोले, बालू के मसले पर भी उन्होंने बोला जब संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे। तो ये जो मसले हैं, जिन अनुबंध कर्मियों की मांग, 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, ये जो मांग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री इस पर पहले बोल सकते थे, पाकुड़ नहीं जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मनाने भी पहुंचे, जब वेल में सत्र की कार्रवाई कल खत्म होने के बाद वेल में बैठे हुए थे भाजपा के विधायक तब और आजसू के विधायक, तब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो है मनाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब इधर से कहा गया कि आप एक बार कह दीजिए कि हम कल बोलेंगे तो हम लोग उठ के चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पर सोचेंगे, विचारेंगे, लेकिन वो स्पष्ट जवाब नहीं दिए। आप समझिए कि सीपी सिंह को भी निलंबित किया गया, जो रांची से विधायक हैं 5 बार के। उन्होंने कहा कि हम बिहार के समय से ही विधायक रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा स्पीकर भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे निलंबित किया गया। मैंने कहा भी कि आप तो हमेशा शालीनता से बोलते रहे, तो फिर क्या वजह रही कि आपको निलंबित किया गया? सिर्फ यही वजह रही कि आप वेल में जाकर सत्र की कार्रवाई खत्म होने का बाद बैठे रहे। तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत चीज़ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जो आसन है उसकी एक अपनी गरिमा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है जनता देख रही है और उसे समझ रही है कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक, गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू ने प्रस्ताव लाया और उस पर तुरंत विधानसभा अध्यक्ष ने जो है निलंबित कर दिया। यही वजह है कि सुदेश महतो और नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा दूसरी पाली में कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए फैसले पर, इसे कार्य मंत्रणा तक भी ले जाना चाहिए था, वहाँ पर विचार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आनन फानन में ये निर्णय लिया गया। अब देखिए कि इसको अगर जो आप रघुवर दास की सरकार में जो निलंबन हुआ था उससे तुलना करेंगे। मैं अभी अपना वही पुराना स्क्रिप्ट मेल पर पढ़ रहा था। उस वक्त प्रदीप यादव, आलमगीर आलम, ये तमाम जितने लोग विपक्ष में थे वो स्टीफन मरांडी तक कह रहे थे कि ये गलत हुआ है, निलंबन नहीं होना चाहिए था, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन अब आज के डेट में वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही हुआ, इनका आचरण बिल्कुल सही नहीं था। मंत्री सत्यानंद भोक्ता तो यहाँ तक कह दिए कि इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए जैसा इनका व्यवहार था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बोले कि ये अभी तो सदन से निलंबित हुए हैं, सदन का मुंह तक जो है नहीं देख पाएंगे जिस तरह से आचरण कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि ये नौटंकी कर रहे हैं। तो ये तमाम अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन झारखंड के इतिहास में कल जिस तरह से देखने को मिला कि पहली बार इतना लंबा प्रोटेस्ट चला, आज देखने को मिला कि पहली बार इतनी संख्या में विधायकों को सस्पेंड किया गया है। और मुझे लग रहा है कि कल 2 बजे सभी निलंबित विधायक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ये आखिरी मौका है। कल 2 बजे से जब तक सदन चले तब तक वो जरूर मौजूद रहेंगे और अपनी बातें रखेंगे। अब मुख्यमंत्री कितने बजे बोलते हैं, उन्हें बोलने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये भी देखना अब बड़ा दिलचस्प होगा। नहीं, उन्हें बोलने का तो मौका बिल्कुल मिलेगा। वो सत्र के समापन में सदन के नेता ही बोलते हैं, और कल चूंकि गैर सरकारी संकल्प भी आएगा, विधायक उन्हें मौका देते हैं कि नहीं? चूंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब खड़े होते हुए तो इधर से हंगामा होने लगता है, उससे पहले या तो वॉकआउट करके निकल जाते हैं। हाँ, वो अलग एक रणनीति है। लेकिन आप जिन सवालों की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहले क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इस सवाल को लेकर के जब स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से हम लोगों की जो बातचीत हुई उस दौरान भी स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए नियमावली से सदन में चलाया जाता है, और अगर बीच में पहले ही अगर इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाए
तो वो आगे के लिए आने वाले दिनों में ठीक नहीं होगा। हालांकि सनी और अब तक की जो बातचीत है वो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई हुई एक तरीके से स्पीकर के द्वारा, इस पे तो बातचीत हो ही सकती है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद क्या बीजेपी को और माइलेज मिल रहा है? चर्चा हो रही है पूरे राज्य में, इसका क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? क्योंकि ठीक है कि विधायकों का निलंबन हो गया, लेकिन निलंबन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा हो रही है। देखिए, उसके लिए ना बीजेपी उस बात को लेकर चिंतित है कि उसके कारण और निलंबन हुआ, ये खबर सबको पहुंच गई। बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर सरकार को फेल्योर बताने की कोशिश कर रही है, उस प्रयास में जुटी हुई है। अभी उनके सड़क पे बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष और असम के सीएम थे, वो बताने के लिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। जहाँ तक रहा पॉलिसी मैटर और मैनिफेस्टो में किए गए वादों का, तो उसके लिए जब आप मांग रहे थे, तो जो लड़ाई है बीजेपी चारों ओर से लड़ रही है कि सत्ता पक्ष, इनका ये मानना है कि सत्ता पक्ष में जो तमाम गठबंधन है, इन्होंने जनता को छलावा किया, झूठ बोला और इसी वजह से गद्दी पर आए, और उन्होंने जो जो वादा किया वो कोई पूरा नहीं हुआ। तो उसी को लेकर रणनीति बनाई गई है। ये जो तमाम विधायक हैं जो निलंबित कर दिए गए हैं, ये संभवतः सुबह की पाली में भी जाएंगे, लेकिन बाहर रहेंगे, और अगर उससे पहले स्पीकर ने अपना निलंबन वापस ले लिया तो उनको मौका मिलेगा, या फिर वो 2 बजे के बाद तो शामिल हो ही सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी और सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय ये है कि बीजेपी चाह रही है कि हम सरकार को फेल्योर बताएं हर मोर्चे पे और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपैथी गेन करें। सिंपैथी किनका? अनुबंध कर्मियों का। सिंपैथी किनका? युवा बेरोजगारों का। सिंपैथी क्या? हर वैसे संगठन का जिसका मुख्यमंत्री ने वादा किया था। सिंपैथी किनका? सहायक पुलिसकर्मी का जो महीने भर से मोरहाबादी मैदान में डटे हुए। तो इस तरीके से तमाम लोगों का सिंपैथी गेन करने की कोशिश हो रही है। वहीं संथाल को लेकर अलग रणनीति है कि संथाल परगना में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसीलिए आज असम के सीएम ने सीधे कहा, वहाँ पे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो गोपीनाथपुर जाना चाह रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत पतली है और दोनों तरफ बिल्डिंग है, बंगाल के इलाके से सटता है। हाँ, तो वहाँ पे जो बकरीद में घटना घटी थी, उसके बाद से आज भी कई लोग पाकुड़ में अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं, करीबन 10 से 12 लोग। बीजेपी ऐसा दावा कर रही है, डर से लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ, अपना घर छोड़ दिया है। उसके बाद फिर जिस तरीके से तारानगर, उल्लूपाड़ा में या फिर इलामी में जो मुहर्रम के दिन घटना हुई, ये सब मुद्दों को उठा रही है। इसके अलावा जो केकेएम कॉलेज के छात्रों आदिवासी हॉस्टल में गए हेमंता, तो वो वहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए, मतलब जो ट्राइबल युवा है उसको भी किस तरीके से बेरहमी से पिटाई की गई। बाबूलाल कह रहे हैं कि ये इसमें एसपी को निलंबन करना चाहिए क्योंकि उन्हीं के इशारे पे बहाना बना के मारपीट किया गया, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। किडनैपिंग वाली वैसी कोई सूचना नहीं थी और कोई वैसा मामला नहीं था। तो इस तरीके की तमाम, और वो जो जिस ज़मीन का आ रहा है कि 4 बीघा से ऊपर ज़मीन डिग्री है ट्राइबल समाज के पास, उनका कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी वहाँ मुस्लिम समाज काबिज है। तो इन सारे मुद्दों को वो लोग कह रहे हैं, पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बनाया, फिर अब बता रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशियों की वजह से या सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं या जो मूलवासी है वो कैसे परेशान है। तो बीजेपी हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अब हेमंत सोरेन किस तरीके से बातों को रखते हैं, देखिए 2-3 चीज़ है तर्क। आप इस जिद को एक बेटे और पिता के जिद से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। अगर सदन का गतिरोध करने की कोशिश होती तो आमतौर पे जो वो हॉल होता है उसके बाहर इसकी कोशिश की जाती है, लेकिन कई बार परंपराओं का हवाला देकर, कई बार कानून का हवाला देकर गतिरोध खत्म करने की कोशिश नहीं की जाती। इसको लेकर के सुदेश महतो ने एक बात भी कही कि कार्य मंत्रणा में पहले इसको लाना चाहिए था। वो फोरम ही इसलिए है ताकि सदन जो है सुचारू रूप से चल सके। हाँ, तो अब ये क्या है कि विपक्ष को लगता है हमको जो करना हम करेंगे, सत्ता पक्ष को लगता है हमको जब
करना है, हम जो करना है हम कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। स्पीकर को लग रहा है कि दोनों के गतिरोध में सदन चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, तो ये जो इस तरीके से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसमें निलंबन ही करवाई है। तो सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, जनता के हिस्से का काम कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष तो यही बोल रहा है कि जनता के हिस्से का वो काम कर रहा है, और यही वजह है कि सदन में भी गतिरोध चल रहा है, प्रदर्शन करते रहे भाजपा के विधायक, और सड़क पे तो बाकायदा असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो ही उतरे हुए हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी खुद संथाल के दौरे पर हैं। लेकिन सनी, सवाल जिस तरीके से अगर सदन सड़क की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी सड़क पे मुखर है, यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों को जोड़ते हुए कि आदिवासियों का नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या जिस समाज को लेकर के बीजेपी अपनी चिंता व्यक्त कर रही है, ठीक है, उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और अलायंस बोल रहा है कि राजनीति कर रही है, लेकिन आदिवासी समाज जिसको लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं, क्या आदिवासी समाज को भी यह महसूस हो रहा है कि वाकई में संथाल में उनके लिए मुश्किलें हैं? देखिए, जिस तरह से पाकुड़ के हॉस्टल में घटना घटी और उससे पहले जो गायवथान में घटना घटी थी, इन दोनों मामले पर मैंने वीडियो भी बनाया था, और उसका जो रिएक्शन मैं देख रहा था उसे देखकर तो लग रहा है कि हाँ, सचमुच में सरकार से और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से उनकी नाराज़गी है, और वो नाराज़गी देखने को भी मिल रही है। और ट्राइबल समाज के लोग बाकायदा कमेंट करके अपना विरोध जता रहे हैं कि किस तरह से जो है स्थिति बनी हुई है, और उस पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई सुन भी नहीं रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी पहुँचे, उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा पहुँचे। आप देखिए कि अभी भाजपा की जो रणनीति है, एकदम आखिरी समय में ऐसी रणनीति है कि हर मोर्चे पर सरकार को घेर देना है। विधानसभा के अंदर सरकार घिरी हुई है, सड़क पर सरकार घिरी हुई है, नौकरी, रोजगार, तमाम जितने वादे थे आपके घोषणा पत्र में जो वादे थे, उन मसलों पर सरकार को पूरी तरह से विपक्ष ने घेर लिया है। दूसरी तरफ जो आदिवासियत और झारखंडियत के मसले पर सरकार जो है बच रही थी एक पूरे कोने से, उस मसले पर इस हिसाब से घेरा गया कि एक तो किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, दूसरा लगातार जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ जो घटनाएं घट रही है, जो बर्बरता पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है, इस हिसाब से भी सरकार कहीं ना कहीं घिरी है, परेशान है, और इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कंट्रोल से बाहर हो रहा है। अब आप पूछ रहे हैं कि मतलब भाई आप सनी बड़ी बात बोल रहे हैं, इस ओर मतलब ध्यान देने की बात है कि ये जो दो आधार हैं, जो मजबूत स्तंभ है खास करके इंडिया अलायंस के लिए, एक तो झारखंडियत और दूसरा की आदिवासियत, इन दोनों पे भी बीजेपी अपनी रणनीति से जो है सेंध लगा रही है। बिल्कुल, मैंने वही कहा कि एक तो है कि भाई जो मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, उस पर लगातार विधानसभा से विधायकों की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मुखर होकर सवाल किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है सड़क पर। हर शाम आप देखिए कि बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से कहीं ना कहीं छोटा बड़ा जो भी हो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं से। आज समझिए कि आज जो मसाल जुलूस था बीजेपी की तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से, उसमें सीपी सिंह भी शामिल थे, मसाल लेकर दौड़ रहे थे। आप समझिए कि सब सोच रहा था सब कोई कि हो सकता है कि सीपी सिंह इस बार चुनावी मैदान में नहीं आए, लेकिन जिस हिसाब से वो एक्टिव हैं और मतलब दौड़ रहे हैं, टिकट की ओर दौड़ रहे हैं, उनको सस्पेंड किया गया। वो बोले भी कि बिहार से हम विधायक रहे हैं, पहली बार सस्पेंड किया गया। जिनको सस्पेंड नहीं किया गया उन्हें अखड़ भी रहा है, वो बोल भी रहे हैं कि महोदय मेरा किरकिरी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे जात से काट दिया गया। नीलकंठ सिंह मुंडा इस शब्द का प्रयोग किए। ये अंग्रेजों की नीति लागू कर रहे हैं कि फूट डालो, शासन करो। कुछ लोगों को निलंबित कर दिए, कुछ लोगों को नहीं कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं किए वो चाह रहे हैं कि कर देना चाहिए। आपका सवाल ये था कि भाई क्या आदिवासी समाज के लिए जो इतनी लड़ाई चल रही है, देखिए अलग अलग फोरम, अलग अलग हिसाब से लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई तो चल रही है उधर कि किस तरह से परेशान किया जा रहा है। आप देखिए एसटी कमीशन की जो मेंबर हैं आशा लकड़ा, वो लगातार रिपोर्ट साझा करते हुए वो बता रही हैं कि किस तरह से स्थिति है। उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बताया कि किस तरह से जो मुस्लिम हैं वो आदिवासी महिलाओं से शादी करके ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैं कल देख रहा था कि सरैयाहाट में एक घटना घटी है, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। मतलब पूरा एकदम बमबार्डिंग हो रहा है चारों तरफ से, और इस सरकार पर ही हो रहा है।
अब रहा सवाल कि आदिवासी कितने प्रतिशत इधर आ पाएंगे या फिर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो टारगेट भी है वो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे लोग आ जाएं। अगर कुछ भी उसमें लोग समझ पाएँ कि आखिर स्थिति क्या है और बीजेपी क्या उन्हें बताना चाह रही है, समझाना चाह रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि इनका जो प्लान है वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अभी इधर से जिस हिसाब से अब एक्शन मोड होगा अब कल के सत्र के बाद, उसके बाद भी बहुत चीज़ उस पर डिपेंड करेगा कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है। प्लान सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो जब चुनाव होगा, परिणाम जब आएंगे तब पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया जो आज के समय में समाज का एक तरीके से रिफ्लेक्शन है, जो लोग सोचते हैं वो अपनी बातें वहाँ पे जाहिर कर देते हैं, प्रकट करते हैं। अब जब ट्राइबल समाज के लोग, जैसा कि सनी खुद बता भी रहे हैं और खुद मैं भी ये ध्यान दे रहा हूँ कि कैसे जो ट्राइबल समाज को जो यूथ है वो थोड़े दिनों पहले तक जो है हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस में मतलब अपनी भावनाएं में जो है समर्थन के तौर पे प्रकट करता था, वो आज थोड़ा ही सही, दबी आवाज़ में ही सही, लेकिन क्वेश्चन जरूर कर रहा है। खास करके जो आदिवासी हॉस्टल में जो मारपीट हुई प्रशासन के तरफ से, और एक जो दूसरा परसेप्शन जो बनाया जा रहा है, जैसा कि सनी भी बता रहे थे कि ये खास धर्म के लोग जो आदिवासी समाज की महिलाओं से शादी कर रहे हैं और वो जो डेमोग्राफी बदल रहा है जिस तरीके से, उस पर जो चर्चा हो रही है, तो क्या इसका बेनिफिट्स पांडे जी चुनाव में भी मिल सकता है? क्योंकि भले ही बीजेपी ये बोले कि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ या फिर इस तरीके का कोई और दावा करे, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिक्स ही करेगी, नेता पॉलिटिक्स ही करेंगे। देखिए, एनडीए हो या इंडिया, इनको किसी को चिंता किसी चीज़ की नहीं है। 100 में 51 की ही चिंता दोनों कर रहे हैं। अब 100 में 51 कौन लेके आता है वो है। अब सरकार के पास क्या है, जेएमएम का एक अपना तर्क है और उनका मानना है कि भाई 2500 में तो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। 25 में वो मान रहे हैं कि सरकार के कामों से जुड़े रहेंगे। एक आदमी को और जोड़ना है। विपक्ष को लग रहा है कि हमारे पास 40 तो ऑलरेडी आदमी हैं 100 में, हमको और मात्र 11 आदमी को जोड़ना है। दोनों का कसरत यही है कि 100 अगर आदमी खड़े हैं तो 51 मेरी तरफ खड़े रहें, बस इतनी की कवायद हो रही है। तो ये अब तो चुनाव का जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि एक चर्चा ये भी आ रही है कि जो ये इस तरीके का काम हो रहा है इसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो उसका न्यूट्रलाइज का तरीका सत्ता पक्ष ने निकाला है। पहले जो 1-1 हज़ार रुपये का जो ये लाभ मिलेगा ये तो मिलेगा ही, उसके बाद फिर सरकार आपके द्वार योजना शुरू हो रही है। तो जितना बिरसा आवास योजना, हाँ, अब वो आवास के भी तहत वो भी इंस्टॉलमेंट जाएगा। तो मतलब जितने आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं या जितनी तेजी से बमबारी की जा रही है, सत्ता पक्ष ने भी इसका काट निकाला है कि उतनी ही तेजी से राहत और बचाव कार्य जारी किया जाएगा। तो अब ये तो जनता के ऊपर है। नहीं, ये ठीक है। सवाल मेरा दूसरा है। सवाल ये है कि ये जो ट्राइबल समाज दबी आवाज़ में ही, जो ट्राइबल समाज का जो यूथ वर्ग है वो खास करके पाकुड़ में जिस तरीके से हॉस्टल में जो प्रशासन के द्वारा जो मारपीट किया गया, उसके बाद वो अपनी बात रख रहा है और उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये सही नहीं है। तो क्या वो चीज़ें चुनाव तक बीजेपी के लिए लाभकारी हो सकता है या फिर ये एक नाराज़गी है, फिर वो उस तरीके से वोट में तब्दील नहीं होगी? देखिए, जब मुख्यमंत्री, चूँकि विपक्ष की राजनीति करना बहुत आसान होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पहली पारी में मुख्यमंत्री थे, फिर विपक्ष में गए तो जमकर राजनीति किया और जमकर प्रचार प्रसार किया, जमकर वादे किए। और रघुवर दास की सरकार, जिसको बीजेपी कहती थी कि अब तक की बेस्ट सरकार है, 5 साल परफॉर्म करने वाली सरकार है, काम के नाम पे डंका बज रहा है, उनको हटा दिया। तो अब बीजेपी विपक्ष में है और सरकार के पास उसी तरीके के तर्क हैं। जनता को सोचना होगा। जनता वही है। हाँ, जनता तो वहीं रहेगी हमेशा। अब है कि पहले जनता का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुटता था। जब से रघुवर जी सीएम बने उसके बाद से नाराजगी बढ़ी।
तो अब उस नाराजगी को पाटने की कोशिश हो रही है। तो क्या हेमंत जी अपने जो वोटर जो उनके साथ कनेक्ट हुए हैं, जो पहले नहीं थे, उनको आसानी से जाने देंगे? तो इसी की कवायद है। लेकिन अभी जिस तरीके से हर जगह पिन पॉइंटेड कर कर के इंसिडेंट को उठाया जा रहा है, तो बीजेपी को इसका लाभ तो ज़रूर देखने को मिलेगा कि मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार उस स्तर पर जाकर किसी को मना नहीं सकती। मतलब वो तो एक व्यापक पॉलिसी लाएगी सबके लिए। अब कोई इंसिडेंट को लेकर जाए, अब बीजेपी का ये रणनीति है कि हम बूथ वाइज जाएंगे, बूथ में भी टोला वाइज जाएंगे कि अगर इस मोहल्ले के लोगों को अपने साथ बांध सकते हैं, इस टोला के लोगों को अपने साथ कर सकते हैं, तो भी करेंगे। मतलब उनका पूरा प्लान माइक्रो लेवल तक पहुंचा हुआ है कि एक एक आदमी मेरे लिए अवेलेबल है, एक एक वोटर अवेलेबल है, और जो पहले मेरे साथ खड़ा रहता था वो किसी कारणवश मान लीजिए कि नहीं है अब, तो वो उन कारणों को ढूंढना और फिर से उनसे अधिक संख्या में लोगों को अपने साथ खड़ा करना, जोड़ना। तो एक जो चीज़ है ये, हालांकि हम लोग अभी जब बात कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष नहीं आया है। कल उनका समय है, कल देर शाम वो सदन के अंदर अपनी बात रखेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है जिस पर आप दोनों का राय जानना चाहेंगे और उसके बाद लाइव को भी समाप्त करेंगे। सनी, ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं बहुत आगे की बात कर रहे हैं, क्या आप ये भी मान रहे हैं कि कल अगर हेमंत सोरेन जब बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें जो एक दीवार खड़ी की गई है, चाहे वो सदन में के अंदर हो या फिर सड़क पे हो, वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी? बिल्कुल, कोशिश तो यही होगी मुख्यमंत्री की तरफ से कि ऐसा बोला जाए, लेकिन जो मुद्दे हैं मुझे नहीं लगता कि इतनी स्पष्टता के साथ मुख्यमंत्री कुछ ऐसा बोल देंगे कि सब कोई धड़ाम से गिर जाएगा। आप सरकार बनाने से पहले बोले कि सभी अनुबंध शब्द जो है कोड है, इसे ही हम ख़त्म कर देंगे। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अभी सरकार की कोई तैयारी है कि पूरी तरह से खत्म करके सबका समायोजन कर लिया जाए। तो पहला जो सबसे बड़ा सवाल है, आप देखिए बीजेपी के कल के प्रोटेस्ट का, चाहे बाहर का प्रोटेस्ट हो या सदन के अंदर वेल के अंदर भी जो पोस्टर लेकर गए थे, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था, पारा शिक्षक को अस्थायी कब कर रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी को अस्थायी का मुद्दा का क्या हुआ, तमाम जितने आंगनबाड़ी सेविका सैया का क्या हुआ। देखिए कि सैया बहन भी जो है वो पहुंची हुई थी विधानसभा घेराव करने के लिए हज़ारों की संख्या में। वो बोल रही हैं कि भाई जो काम नहीं कर रहा है आप उन्हें मैया योजना की तरह 1000 दे रहे हैं, लेकिन हम लोग सबसे अधिक काम स्वास्थ्य विभाग में कर रहे हैं। मतलब गर्भवती महिला से लेके बच्चे होने तक में जो है किस तरह से काम कर रहे हैं दिन रात लगकर, आप सिर्फ 2000 रुपये मानदेय दे रहे हैं। तो इन सवालों का ठोस जवाब मुझे नहीं लगता है कि कोई है। अगर है तब तो फिर बेजवाब विपक्ष हो जाएगा। फिर सवाल है कि क्या 5 लाख नौकरी जो देने का वादा था उसका क्या हुआ, कितनी नौकरियां दे पाए, नहीं दे पाए। अगर आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री प्रस्तुत करके बताएं तो बेहतर होगा। बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? आज तो मुझे आश्चर्य लगा कि मंत्री जो श्रम नियोजन मंत्री हैं, उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहे थे, आपके ही विभाग से पैसा अलॉट हुआ फिर वापस आ गया। वो कह रहे हैं कि 12,000 रुपया महीना हर महीना बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं। मुझे तो नहीं जानकारी है कि बेरोजगारी भत्ता किसे मिल रहा है। और एक बार नहीं 4-4 बार इस बात को रिपीट किया। उन्होंने कहा कि डीबीटी के तहत दे रहे हैं, डायरेक्ट खाता में जा रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो अब पता नहीं किस तरह से वो पैसा दे रहे हैं, नहीं बीच में ये खबर आई थी कि जो टेक्निकल एजुकेशन जो प्राप्त बेरोजगार हैं उनको पैसा मिलेगा। तो अगर उनको पैसा मिल रहा है और हम लोगों को जानकारी नहीं है तब तो ये हमारी गलती है। लेकिन अगर मंत्री ऐसा बोल रहे हैं, हालांकि ये भी सच है कि मंत्री कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, इस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, इसकी पड़ताल भी करेंगे कि क्या वाकई में बेरोजगारों को पैसा मिल रहा है। आप में से अगर कोई दर्शक अगर इस वक्त मौजूद हैं तो जिन्हें मिल रहा है तो जिन्हें मिल रहा है वो कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा दावा हेमंत सोरेन के जो मंत्री हैं, कैबिनेट के साथी हैं सत्यानंद भोक्ता, वो ऐसा दावा कर रहे हैं। सनी बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपने बात से, अपने भाषण से विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दे दें। लेकिन सवाल इतनी संख्या में इकट्ठा हो गई है इन 4.5 वर्षों में, 4.25 वर्षों में, कि क्या वाकई में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री एक साथ इतने सवालों का जवाब दे देंगे? मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है
पत्रकारिता का, उस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ना ही एक एक सवाल को मुख्यमंत्री को जवाब देंगे और ना ही विपक्ष सुनने को तैयार होगा। दोनों हिस्से हैं। मुख्यमंत्री शुरू करेंगे अपना भाषण जिस कारण से, कल उनमें फिर से जिक्र आएगा कोरोना का, फिर आएगा सरना धर्म कोड, फिर ओबीसी आरक्षण, फिर आएगा इस तरीके का, फिर पेशा पे कहेंगे कि अब तक सरकारें नहीं की, हमने किया, तो वो दिखाएंगे, ग्राम गाड़ी योजना की जिक्र करेंगे। लेकिन जो बीजेपी का सवाल होगा कि अनुबंध कर्मी को किया क्या, तो वैसे तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होता नहीं, वहाँ तो कोई डिबेट होता नहीं, मतलब सवाल कुछ रहेगा और जवाब कुछ मिलेगा। आमतौर पे नेता यही करते हैं। हम पत्रकार इन सब से रोजाना एक तरीके से कहें तो रूबरू होते हैं कि अगर आपका सवाल कुछ और है और अगर संबंधित सवाल से अगर नेता नहीं रूबरू होना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से जवाब देते हैं। अब कल क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या वाकई में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, जिसे लेकर के वो एक दिन पहले सदन के अंदर कह चुके हैं कि हम सारे सवालों का जवाब देंगे, और इसको लेकर के थोड़ा आपको भी इंतज़ार करना होगा। तो कल भर के लिए इंतज़ार कर लीजिए और रोज़ की तरह जो भी चीज़ें खबरों में आ रही है, जो भी चीज़ें सामने हो रही है, वो हम लोग लेकर के आप तक आते रहेंगे। शुक्रिया।